नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय संस्कृत पीयूषम, उसमें चैप्टर 9 बिहार से सांस्कृतिक वैभवम, उस पूरे पाठ को अनुवाद और व्याख्या के साथ पढ़ाऊंगी। तो चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। अब पढ़ना सीखते हैं। बिहार बिहार और सांस्कृतिक निधि संपन्नम, सांस्कृतिक रूप से संपन्न। राज्यम का क्या अर्थ होगा? राज्य। तो बिहार सांस्कृतिक निधि संपन्न राज्यम, बिहार सांस्कृतिक रूप से एक संपन्न राज्य है। इदं न केवलं, यहाँ न केवल धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरणादि शास्त्राणां भूमि, यहाँ कहा जा रहा है यहाँ बिहार के बारे में कि बिहार में न केवल धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरण आदि शास्त्रों की भूमि है, अपितु संगीत नृत्य चित्र प्रभृति नाम काला नाम अपि विकास स्थला। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में केवल धर्म दर्शन ही नहीं, ज्योतिष ही नहीं, व्याकरण नहीं, और किस चीज की भूमि है? यहाँ संगीत नृत्य और चित्र इत्यादि कलाओं का विकास का स्थल भी है बिहार। और अत्र, अत्र का क्या होता है? बार बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। अत्र का होगा यहाँ। तो अत्र प्रचलिता विविधा सांस्कृतिका क्रियाकलापा पुरुषार्थ चतुष्टेन संबंधा आत्मानुरजकाश्च। यहाँ प्रचलित, प्रचलित का क्या अर्थ होता है? जो अभी चल रहा हो, जो अभी ट्रेंडिंग में हो, उसी को नाम कहेंगे प्रचलित। तो यहाँ जो प्रचलित है विविध, एक नहीं अनेक सांस्कृतिक क्रियाकलाप, एक्टिविटी, क्रियाकलाप को एक्टिविटी हम कह सकते हैं। तो यहाँ जो अभी प्रचलित अनेक सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटी हैं, और वो पुरुषार्थ से संबंधित है। पुरुषार्थ कैसा जी? अब पुरुषार्थ की चर्चा कर ले तो शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। तो उनका वो पुरुषार्थ हुआ ना। तो पुरुषार्थ से संबंधित तथा स्वयं को प्रसन्न करने वाले हैं। अब देखिए, तो ये तो पुरुषार्थ चला गया सांस्कृतिक क्षेत्र में। जैसे देखिए मधुबनी पेंटिंग है, तो ये कहाँ स्टेशनों पर देखने को मिलती है। तो जब मधुबनी पेंटिंग को देखते हैं, विदेशी भी देखते हैं, उसको विदेशी भी पसंद करते हैं। तो जब उनको देखते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। स्वयं को प्रसन्न करने वाले हमारा मन मधुबनी पेंटिंग को देख करके प्रसन्न हो जाता है। कालानांग वृद्धौ, कालानांग का क्या अर्थ होगा? अलग अलग करके पढ़ते हैं। कालानांग का अर्थ होगा कलाओं की। अब वृद्धौ का क्या अर्थ होता है? वृद्धि, बढ़ोतरी। कालानांग वृद्धौ राजस्य सांस्कृतिक समृद्धौ, कलाओं की वृद्धि तथा राज की सांस्कृतिक समृद्धि। च अत्रत्यानां सर्वेधां धर्मानुनायनां विविधानां जातिना च योगदानम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कलाओं की वृद्धि, कलाओं में बढ़ोतरी तथा राज्य की, हमारा जो बिहार राज्य है उस राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि में, सांस्कृतिक रूप से जो आगे बढ़ा समृद्ध हुआ, उसमें यहाँ के बिहार के सभी धर्मों के अनुयायियों तथा विविध जातियों का योगदान है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में एक जाति नहीं रहते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं मिलकर भाई भाई। यहाँ कहा जा रहा है कि सब हम लोग भाई भाई हैं, तो सब मिल करके रहेंगे तो क्या होगा? कलाओं की वृद्धि होगी, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि होगी राज्य में। और सब धर्म के जो अनुयायी हैं, जैसे देखिए धर्म के क्षेत्र में कहा जाए तो बोधि वृक्ष कहाँ है? बिहार में ही है। और वहां पर गौतम बुद्ध ने, गया में है ना बोधि वृक्ष, और वहां पर गौतम बुद्ध ने उस वृक्ष के नीचे बैठ के करके क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था, और अलग अलग देशों में जाके अपने ज्ञान का प्रचार किया। तो धर्म के सभी, यहाँ जो गौतम बुद्ध ने धर्म प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को हर एक देशों में फैलाया, उसकी जानकारी लोगों को दी, और उनके अनुयायी बढ़े। धर्मों के अनुयायी क्या होते हैं? कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, कोई सिख है। तो अलग अलग धर्म को मानने वाले जो होते हैं उसे ही धर्मों के अनुयायी कहते हैं। और वो विभिन्न जातियों के होते हैं, अलग अलग जातियों के होते हैं, फिर भी वो सारे मिलकर के कलाओं की वृद्धि तथा राज की सांस्कृतिक समृद्धि में क्या है? बराबर के हकदार हैं। संगीतं कलासु प्रमुखम, संगीत का क्या होगा? संगीत, संगीतं का अर्थ होता है संगीत, और कलासु कलाओं में प्रमुखम,
कलासु का क्या अर्थ होगा? कलाओं में, और प्रमुखम का अर्थ होगा प्रमुख। तो कलाओं में संगीत जो है ना वह प्रमुख है। गीतं नृत्यं च वादं च त्रयं संगीत मुच्यते। गीत, नृत्य और वाद जो है तीनों को क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। गीत को भी संगीत कहेंगे और वादन जो होता है ना उसको भी हम संगीत कहेंगे। तो क्या होता है इसमें कि गीतं नृत्यं च वादं च त्रयं संगीत मुच्यते। गीत, नृत्य और वाद तीनों को क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। उसके बाद देखिए आगे, देवराधनस्य पुरुषार्थ संप्राप्ते प्रमुख साधन में तत्। अब क्या है यहाँ? पुरुषार्थ का अर्थ देख लेते हैं कि पुरुषार्थ का अर्थ क्या होगा? मानव जीवन का उद्देश्य। अब हम हैं, आप हैं, कोई भी इंसान हो तो उसका कुछ ना कुछ जीने का उद्देश्य होता है। जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं होता है ना उसका जीवन जीवन ही नहीं है, ऐसा मान लीजिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए, उसका पुरुषार्थ होना चाहिए। तो पुरुषार्थ का अर्थ होगा मानव जीवन का उद्देश्य। और संप्राप्ते है तो संप्राप्ते का क्या हो? पुरुषार्थ संप्राप्ते, संप्राप्ते का अर्थ होता है पाने का। तो मानव जीवन के उद्देश्य को पाने का, यहाँ पर इस दोनों को हम मिला देंगे तो मानव जीवन के उद्देश्य को पाने का। फिर आगे देखते हैं कि देवराधन से पुरुषार्थ संप्राप्ते प्रमुख साधन में तत्। क्या कहा जा रहा है? कि देवता को प्रसन्न करने का। देवता इतनी आसानी से नहीं प्रसन्न होते, लेकिन देवता को प्रसन्न करने का तथा पुरुषार्थ प्राप्त करने का यह प्रमुख साधन है। क्या है प्रमुख साधन? यहाँ पे चर्चा की जा रही है। क्या है प्रमुख साधन? क्या है? अभी जो मैं बताई हूं ना कि गीत, नृत्य और वाद्य, यही तीन साधन को बताया जा रहा है कि यह देवता को प्रसन्न करने का साधन है। उसके बाद देखिए आगे है, एतदर्थं लोक जीवनस्य अभिन्नम अंगमिदं। यह क्या है? यह जो है लोक जीवन का अभिन्न अंग है। यह तीनों जो है सो लोक जीवन का अभिन्न अंग है। अब यहाँ पर शब्दार्थ कुछ देख लेते हैं कि क्या होगा। आगे देखिए शब्दार्थ को, एतत् का अर्थ होता है इस, और संस्कारोत्वेषु, संस्कार के उत्सवों में। अब देखिए मानव जीवन में ढेर सारे संस्कार की जरूरत होती है। बहुत से लोगों का तो एक भी संस्कार नहीं होता, तो उनको क्या कीजिएगा? तो मानव के जीवन में संस्कार का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे विवाह हो गया, यह भी एक प्रकार का संस्कार है। जनेऊ हो गया, यह भी एक प्रकार का संस्कार है। मुंडन है, यह भी एक प्रकार का संस्कार है। तो मानव जीवन में संस्कार का होना आवश्यक है। और पूरा श्रम का क्या होता है? अनुसार, के अनुसार, और केचिद का अर्थ होगा कुछ, थोड़ा सा, और प्रभृत्या का अर्थ होगा इत्यादि। और विश्व विस्तृतता, विश्व विख्यात, जो पूरे विश्व में फेमस हो, एक दो देश में नहीं, पूरे दुनिया में फेमस हो, उसको हम कहेंगे विश्व विस्तृतता, मतलब विश्व विख्यात। अब जन मीन्स क्या होता है? जन का मतलब होता है एक लोग, और जनः का मतलब होगा लोगों, अनेक लोग, एक से अनेक, वन से मेनी। तो जनः का मतलब हो गया लोगों, और समायोजितेषु, समायोजितेषु, आयोजित। जैसे हम लोग किसी चीज को आयोजित नहीं करते हैं, मनाते नहीं हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसी को कहेंगे समायोजितेषु, लोगों द्वारा आयोजित। और संस्कारोत्सवेषु तद्द्वा पुरस्सरं गीतानि गीयन्ते। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोगों द्वारा आयोजित साधन, अलग अलग संस्कारों के उत्सवों में क्या होता है? उनके भावों के अनुसार गीत गाए जाते हैं। अब मेरे मन में क्या भाव है, आपके मन में क्या भाव है, और संस्कार भी अलग अलग हैं। कहीं पे मुंडन संस्कार है, तो कहीं पे जनेऊ संस्कार है, तो कहीं पे विवाह का हो रहा है संस्कार। तो यहाँ पर कह रहा है कि लोगों द्वारा आयोजित, ध्यान दीजिए कि लोग ही ना संस्कार को आयोजित करते हैं। जब विवाह होता है तो ढेर सारे लोग आते हैं। तो लोगों के द्वारा आयोजित जो साधन होते हैं, जैसे कहीं पे तबला होता है, नाल होता है, झाल होता है, या अलग अलग
क्या होते हैं, यंत्र होते हैं। तो उसके द्वारा जिस तरह का साधन होता है, उस साधन के माध्यम से अलग अलग संस्कारों में, चाहे वो मुंडन हो, विवाह हो, जनेऊ हो, और अपने भाव के अनुसार क्या होता है, गीत गाए जाते हैं। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि तानि च गीतानि संस्कार गीतानि कथ्यन्ते। और क्या होता है, यहाँ पर जो गीत, संस्कार में जो गीत गाए जाते हैं ना, अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं, उसी को हम गीत कहते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अत्र संगीत परंपरा नहीं तेसु मुंडन यज्ञोपवीत विवाह कोहबर सोहर समदाओन गीतानी मुख्यानी। और उन गीतों में जो भी गीत गाए जाते हैं, उन गीतों में मुंडन, अभी तुरंत मैं बताई हूँ, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ, विवाह, विवाह जब होता है तो जब लड़कियां आती है विवाह के बाद तो कोहबर होता है। बिहार में ये सब प्रचलन है, यह सब रीति कहा जाता है। तो विवाह के बाद कोहबर होता है। उसके बाद सोहर भी होता है, समदान भी होता है। ये सब जो है ना गीत यहाँ के मुख्य हैं। ये सब गीत मुख्य रूप से प्रचलित हैं, सो कहा जा रहा है। और उसके बाद है अत्र संगीत परंपरायां केचित विशिष्ट साधका भवन। अब यहाँ की संगीत परंपरा, यह जो गीत गाए जाते हैं मुंडन के, यज्ञोपवीत के, कोहबर के, तो ये सब में जो ये सब गीत की जो परंपरा है, इस परंपरा के कुछ विशिष्ट साधक हुए। अब साधक क्या होते हैं, जो संगीत के क्षेत्र में साधना करते हैं, तो उन्हीं को नाम साधक कहेंगे। तो इस क्षेत्र में कुछ विशिष्ट साधक हुए और उनका नाम बताया जा रहा है यहाँ पर। तेसु स्वनाम धन्या पंडिता राम चतुर्मल्लिक पंडिता सिया राम तिवारी प्रभृत्या विश्व विस्तृता। और क्या कहा जा रहा है कि उनमें उन जो साधक हुए उनमें क्या है, स्वनाम धन्य पंडित राम चतुर्मल्लिक और पंडित सिया राम तिवारी जी का नाम या एक ही राज्य में नहीं, बिहार में ही नहीं, पूरे विश्व में विख्यात है, अर्थात विश्व विख्यात है। नत्यं भाव प्रकाशक वर्तते। नत्यं का क्या अर्थ होगा, नृत्य। भाव प्रकाशक वर्तते, भावों को प्रकट करने वाला होता है। नृत्य जब हम करते हैं, आप कीजिए या देखते हैं जो नृत्य करते हैं, तो उसमें भाव प्रकाशन होना बहुत जरूरी है, नहीं कि ऐसे ही हो गया। नृत्य में भाव प्रकाशन का होना बहुत ही जरूरी है। आचार्य ज्योतिराश्वर ठाकुरेन वर्ण रत्नाकरे नृत्यस्य लास्य तांडव सभा हल्लिस सस्केति बाबो भेदा कथिता। अब क्या है यहाँ पर, आगे देखिए कि कहा जा रहा है कि आचार्य ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा, ज्योतिश्वर ठाकुर जी हैं, उनके द्वारा वर्ण रत्नाकार में नृत्य का लास्य, तांडव, संभा, हल्ली, सशक इत्यादि भेद बताया गया है। पाठ होते हैं ना, उसी तरह वर्ण रत्नाकार जो है वह ज्योतिश्वर ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है। उसमें ये सब नृत्य के प्रकार बताए गए हैं कि नृत्य में तांडव का होना, संभा का होना, लास का होना, रासक का होना, ये सब बहुत जरूरी है। और अस्मिन राज्य लोक नृत्य से प्राचीना परंपरा। अब अस्मिन का क्या अर्थ होगा, अस्मिन का अर्थ होता है इस। तो इस राज्य में, अस्मिन राज्य, इस राज्य में लोक नृत्य से प्राचीना परंपरा। और लोक नृत्य की परंपरा तो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। प्राचीन का अर्थ होता है बहुत पुराना। तो अस्मिन राज्य लोक नृत्य से प्राचीना परंपरा, इस राज्य में, बिहार राज्य में लोक नृत्य की जो परंपरा है वह बहुत पुरानी है। सर्वेषु, सर्वेषु का क्या अर्थ होगा, सभी। सर्वेषु का अर्थ होता है सभी। और अंचलेषु का अर्थ होता है क्षेत्रों में। तो सर्वेषु अंचलेषु, सभी क्षेत्रों में। स्व का मतलब होता है अपना, अपने अपने। स्व लोक नृत्यानि, अपने अपने लोक नृत्य। प्रसिद्धानि का क्या अर्थ होगा, अलग अलग करके देखिए। प्रसिद्धानि का अर्थ होगा प्रसिद्ध है। तो सभी क्षेत्रों में अपने अपने लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। अब जैसे लोक नृत्य क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अलग अलग लोक नृत्य होंगे। ये नहीं कि जो भोजपुर में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोक नृत्य प्रचलित हैं। जैसे लोक कथा होता है ना, बड़े बुजुर्गों से हम लोग लोक कथा सुनते हैं, इसी तरह लोक नृत्य भी होता है।
तत्र मिथिलायां जटर जटिन सामा चकेवा मिझिया होली कमला पूजेतु नृत्य प्रकाराः प्रचलिताः। अब यहाँ मिथिला की चर्चा की जा रही है। हम लोग मिथिला में हैं, मैं भी मिथिला से हूँ। तो उनमें मिथिला में जट जटिन, मिथिला में क्या खेला जाता है? जट जटिन खेला जाता है, मेल और फीमेल दोनों का ड्रामाबाजी होता है। सामा चकेवा जो कि कार्तिक महीने में खेली जाती है और पूर्णिमा को सामा चकेवा का क्या होता है? विदाई होता है। भाई बहन का फेस्टिवल है सामा चकेवा। और मिझिया होली, कमला पूजन, कमला नदी, उसके बाद तालाब इत्यादि का पूजन किया जाता है, उनको कमला के रूप में माना जाता है यहाँ। तो ये सब फेमस है यहाँ का। और आगे कहा जा रहा है कि नृत्य प्रकारा प्रचलिता, आगे इस तरह के नृत्य यहाँ प्रचलित हैं। कहाँ? तो मिथिला में। एवमेव अंचलांतरस्यपि बहुनी लोक नृत्यानि, और इसी प्रकार दूसरे क्षेत्रों में भी, ये तो मिथिला की चर्चा की जा रही थी, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी अनेकों लोक नृत्य प्रचलित हैं। आप देखिए कि कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित हैं। यथा मगध मंडले खेलादीन नृत्य भेदा प्रसिद्धा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मगध क्षेत्र में, मिथिला के बाद मगध क्षेत्र को लिया गया है, तो मगध क्षेत्र में खेलादीन, डोमकच आदि तथा भोजपुर मंडल में क्या है? डोमकच भोजपुर मंडले दयालयदः। तो भोजपुर मंडल में क्या होता है? नेटुआ नाच होता है। और नेटुआ नाच में क्या होता है? जो जेंट्स होते हैं ना, मेल होते हैं ना, वो क्या करते हैं? फीमेल का कॉस्ट्यूम पहन के, फीमेल के का वस्त्र पहन करके और वो नाच करते हैं। नेटुआ नाच उसको कहा जा रहा है। और भोजपुरिया हीरो जो हैं, आपको कौन? खेसारी लाल, वो भी नेटुआ नाच करते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो भोजपुर मंडल में नेटुआ नाच जो है वह फेमस है। जोगीरा है। जोगीरा क्या है? आप लोग सुने होंगे। होली के अवसर पर हम लोग जोगीरा गाते हैं। मेरे यहाँ मगध में भी होता है और बिहार में भी होता है जोगीरा होली के अवसर पर। चैता, गोंड आदि नृत्य यहाँ के फेमस नृत्य हैं भोजपुर मंडल में। नाट्य का अर्थ होता है नाटक। जन रुचि वर्धकं, जन रुचि वर्धकं का अर्थ होगा जनता की रुचि को बढ़ाने वाला। और लोक राधनक्षमं का अर्थ होगा लोगों को प्रसन्न करने में समर्थ। जिसमें क्षमता होगी वही ना लोगों को प्रसन्न करेगा। तो यहाँ देखिए कि नाट्य जन रुचि वर्धकं लोक राधनक्षमं विज्ञः पंचमो वेदः कथ्यते। जनता की रुचि को बढ़ाने वाला तथा सबके लिए सुखकर होने के कारण नाटक को विद्वानों ने क्या कहा है? पंचवेद कहा है। पंचवेद का नाम दिया है। अत्र राज्ये विशिष्टेषु समारोहेषु पूजनावसरेषु च जनः ऐतिहासिक वित्त मिश्रितानि सामाजिकानि च नाट्यानि सोत्साहं प्रस्तुत्यन्ते। क्या कह रहा है? अत्र राज्ये, इस राज्य में, विशिष्टेषु समारोहेषु, जब कोई पूजा होता है, विशिष्ट समारोह होता है, तो उस पूजा के अवसर पर, पूजनोवसरेषु, पूजा के अवसर पर, जनः का क्या अर्थ होगा? लोगों द्वारा, ऐतिहासिक वित्त मिश्रितानि, लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित सामाजिकानि च नाट्यानि सोत्साहं प्रस्तुयन्ते। ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित जो होता है कथा, उस कथाओं पर आधारित सामाजिक नाटकों को उत्साह के साथ प्रस्तुत किया जाता है, अपने मन से प्रस्तुत किया जाता है, उत्साह के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जनस्य, लोगों द्वारा, जनस्य बहुमन्यतं गीत नृत्य समन्वितानि लोक नाट्यानमपि प्रचलितानि। लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं क्या? गीत तथा नृत्य से युक्त नाटक जो हैं वो लोगों द्वारा पसंद भी किए जाते हैं और प्रचलित भी हैं। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि यथा मिथिलायां रामलीला कीर्तनिया विद्यापत प्रभृतिनी नाट्यानि। जैसे मिथिला में, मिथिला की चर्चा की जा रही है, तो मिथिला में रामलीला, राम जी क्या क्या किए, तो राम जी की लीला, कीर्तनिया, विद्यापत इत्यादि नाटक क्या हैं? प्रचलित हैं। भोजपुरी अंचले भिखारी ठाकुरस्य विदेशिया इति नामकं लोकनाट्यम अतीव लोकप्रियम। आज भोजपुरी क्षेत्र में क्यों देखते हैं? मिथिला के क्षेत्र की चर्चा हो गई। आज भोजपुरी क्षेत्र में भिखारी ठाकुर जी
का विदेशिया नामक लोक नाट्य बहुत ही फेमस है, बहुत ही लोकप्रिय है, जो कि भिखारी ठाकुर जी का है। राज्येऽस्मिन्, राज्येऽस्मिन् का क्या अर्थ होगा? इस राज में। तो राज्येऽस्मिन् सर्वेषु अंचलेषु चित्रकलाया प्रचलनं संस्कार कार्येषु दृश्यते। इस राज्य में, सर्वेषु का अर्थ होता है सभी क्षेत्रों में, और चित्रकलाया, चित्रकला का प्रचलन, प्रचलन, संस्कार कार्येषु दृश्यते। तो इस राज्य में सभी क्षेत्रों में चित्रकला का प्रचलन जो है वह संस्कार कार्यों में दिखता है। जब भी कोई संस्कार कार्य होते हैं, जैसे मुंडन हो, विवाह हो, तो यहाँ क्या दिखते हैं? चित्रकला का प्रचलन दिखाई पड़ता है। मिथिला क्षेत्रे देव पूजन अवसरे संस्कारोत्सवेषु च स्त्रीभिः भूमौ अल्पना भित्तिचित्राणि च निर्मीयन्ते। अब कहा जा रहा है कि मिथिला क्षेत्र में देव पूजा के अवसरों पर, जब देवता की पूजा की जाती है, तो उस अवसर पर संस्कार उत्सव में, जब कोई संस्कार में उत्सव होते हैं, तो स्त्रियां क्या करती हैं? फीमेल क्या करती हैं? अल्पना बनाती हैं। भित्ति का मतलब दीवाल पर चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ तानि च चित्राणि प्रायः गृहे प्रांगणे, ये चित्र प्रायः घर के आंगन में, भीतौ दीवाल पर, तुलसी चत्वरे, तुलसी जी के चबूतरे पर। आप लोगों के घर में भी तुलसी जी का चबूतरा होगा, जिसमें स्त्रियां जल डाल के, सिंदूर लगा के, फिर खुद सिंदूर लगाती है। कोहबर गृहे च रच्यन्ते, क्या है कि ये चित्र जो है या प्रायः घर के आंगन में, दीवाल पर और तुलसी चबूतरे पर था कोहबर घर में रचे जाते हैं। आगे देखिए, यंग ही चित्रकला इदानीं मिथिला चित्रकला नामना विख्याता जाता। अब मिथिला चित्रकला क्या है? यही जो चित्रकला है ना, यही चित्रकला इस समय मिथिला चित्रकला नाम से विख्यात है। अस्यां चित्र विद्यायां कुशलाः, इस चित्रकला में निपुण, पद्मश्री सम्मानिता, पद्मश्री से सम्मानित जगदम्बा महासुंदरी, क्या नाम है उनका? जगदम्बा महासुंदरी नाम है, जो कि पद्मश्री से सम्मानित हुई हैं। और पद्मश्री से सम्मानित जगदम्बा महासुंदरी प्रभृत्या स्त्रियां बिहार राज्यस्य गौरवभूता। इस निपुण पद्मश्री सम्मानित जगदम्बा महासुंदरी आदि स्त्रियां बिहार का गौरव है, बिहार के लिए गौरव हैं। मूर्तिकला अपि राज्यस्य वैभवम्, अत्र मृण्मयानि विविध वस्तु रचितानि च क्रीडनकानि आपनेषु बहुधा दृश्यन्ते। मूर्तिकला भी राज्य का क्या है? मूर्तिकला अपि राज्यस्य वैभवम्, मूर्तिकला भी राज्य का वैभव है। अत्र का क्या अर्थ होगा यहाँ? तो अत्र मृण्मयानि, मृण्मयानि का अर्थ होता है मिट्टी से बना हुआ। तो यहाँ मिट्टी से बना हुआ विविध वस्तु रचितानि च क्रीडनकानि आवनेषु बहुधा दृश्यन्ते, यहाँ मिट्टी से अनेक वस्तुओं के बने खिलौने दुकानों में बहुधा दिखते हैं, दुकानों में मिट्टी से बने हुए खिलौने दिखते हैं। धार्मिक अवसरेषु च प्रायः मूर्तिकला विधि तृण कागज मृधि संरक्षिता देव मूर्त्याः स्थाप्यन्ते जनः पूज्यन्ते च। अब यहाँ देखिए कि तीन का क्या अर्थ होता है? तिनका, घास फूस इत्यादि, तीन का अर्थ होता है तिनका। आगे देखते हैं कि कागज का क्या अर्थ होगा? कागज, तो घास फूस से बने कागज। आगे देखते हैं कि क्या होगा इसका, कि प्रायः धार्मिक अवसरों पर, जब धार्मिक अवसर होते हैं तो उस अवसरों पर मूर्तिकला के जानकारों द्वारा, जो मूर्तिकला के जानकार होते हैं उनके द्वारा तिनके, घास फूस, कागज तथा मिट्टी की बनी देव मूर्तियां लोगों द्वारा स्थापित की जाती हैं। जब पूजा पाठ में जैसे विश्वकर्मा जी का मूर्ति हुआ, सरस्वती जी का मूर्ति होती है, सब चीज किस चीज से बनते हैं? घास फूस से बनते हैं, कागज से बनते हैं। तो ये क्या होते हैं? लोगों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, स्थाप्यन्ते, स्थापित किए जाते हैं। और जनः पूज्यन्ते च, और लोगों के द्वारा क्या होता है? इनकी पूजा की जाती है। कुंभकारः, कुम्हारों द्वारा मूर्तिका निर्मिता, क्या होता है? मिट्टी के बर्तन निर्मित होते हैं। गजानां घोटकानां च मूर्त्याः विवाह अवसरेषु विशेषतः मंडपा
भेड़न्ते स्थापयन्ते। कुंभकारों द्वारा मिट्टी के निर्मित हाथी तथा घोड़ों की मूर्तियां जो है ना, वह विवाह के अवसर पर विशेषतः मंडप के भीतर स्थापित की जाती है। जब शादी ब्याह होता है तो मंडप के अंदर हाथी तथा घोड़ों की मूर्तियां स्थापित की जाती है, यहाँ का प्रचलन है। और वस्तुतः बिहार भारतवर्षे सांस्कृतिक दृष्टिया गौरवमयं पदं धारयति। वास्तव में बिहार सांस्कृतिक दृष्टि से बिहार जो है वह भारतवर्ष में गौरवमय स्थान धारण करता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, और आप लोगों को अगर दिक्कत हो, फिर भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और जल्द ही मैं इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।